चलो बेटा मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब तक मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी अली, मैं भी अक्लमंद हूँ ना, मैंने कहा इन बातों के लिए प्राइवेट की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं करते। एआई की सारी बातें जो बताई ना आपको भूल जाओ। सर हाँ बेटा चलो। क्वेश्चन है पेपर के रिलेटेड। हाँ बेटा पूछो। सर मैं कह रहा था अगर एओपी या बिजनेस का क्वेश्चन हो और उसको हम 50 to 60% सही सॉल्व कर दें, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, 50 तो to हमें मार्क्स 60%, मिलेंगे 50 उसके? 60 मार्क्स मिलेंगे बेटा, मिलेंगे। मगर एक मैं बात बताऊं, ऐसा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो कि नहीं तो 50% मैंने अगर गड़बड़ कुछ करनी है और 50% से ही मैंने पास होना है, क्यों सोच रहे हो? ऐसे नहीं सोचो तो बेटा। सर होती है ना, हाँ होती है, हो बिल्कुल होती जाए। है, मगर ये ऐसा भी तो होता है कि पेपर बिल्कुल सही हो जाए बेटा। हैदर, ऐसा भी तो होता है ना पॉजिटिव। मुझे एक बात बताओ, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात करूं, जज्बाती हो जाता हूँ ना मैं भी, तो भाई मुझे एक बात बताओ, हम नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? 50% चांस है एक चीज के ना होने के, 50% चांस है होने के, तो 50% होने पे क्यों नहीं सोचते? नेगेटिव ही सोचते हैं, और होता भी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हो तुम, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करो ना। बुरी चीज सोचने का मजा आता है। हाँ ओके, बुरी चीज सोचने का मजा आता है, बड़ी बात है बेटा। अच्छी चीज भी सोच लो, ठीक है, अच्छी चीज भी होती है सेशन जिंदगी के में। एंड में कुछ हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया करें, एक आध क्वेश्चन ताकि हम कर लें घर में, जी जी बेटा, उन्हीं और की हो तरफ जा जाए रहे हैं, उन्हीं की तरफ, आपको। उन्हीं की तरफ, उन्हीं की तरफ, बस ऐड करने तो वही 4 सवालों की तरफ जा रहे हैं जो हमने लास्ट अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के देखे, मैं उनको करवा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, क्योंकि सेशन हमारा चल रहा है बेटा। चलो भाई अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। हाँ कन्विंस, हाँ हाँ बेटा करा दूंगा सारा, इधर ही है, मैं नहीं जा रहा घर, घर ही नहीं है मेरा इधर। हाँ सही है। चलो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, ताकि इसको एंड करके मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाऊं। बोलो, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड। बेटा प्रोविडेंट फंड है 3 किस्म के। पहला है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, ठीक है। हर प्रोविडेंट फंड में 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें, ओके। पहली चीज क्या है? वर्ड है एनुअल, एनुअल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई हिमसेल्फ, ठीक है। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कहां से करता है? फ्रॉम सैलरी विच इज ऑलरेडी टैक्स्ड, वो टैक्स की गई सैलरी में होता है। हैंस अमाउंट क्रेडिटेड बाय एम्प्लॉई हिमसेल्फ इन हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज नॉट इवन इनकम, हैंस नॉट टैक्सेबल। ये किसी को समझ आया क्या बोला मैंने, या क्या लिखा मैंने? ये क्या लिखा मैंने? भाई मैंने सैलरी कमाई 16 लाख, उसमें से मैंने टैक्स दिया 1 लाख, 15 लाख बच गया। उस 15 में से 1 लाख मैंने अपने अकाउंट में डाला, फिर वापस दिया, तो पैसे अकाउंट में क्रेडिट करना कौन सी इनकम है? तो एनुअल कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट इन द अकाउंट, एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट इन द अकाउंट इज नॉट सैलरी, इनकम थोड़ी है। मेरे पैसे मैं अपने अकाउंट में रख रहा हूं, टैक्स थोड़ी होंगे, और जब वापस मिलेंगे तब भी टैक्स नहीं होंगे, क्योंकि मेरे अपने पैसे मैंने अकाउंट में रखे थे ना, पहले टैक्स भी हो चुकी है वो इनकम। सेकंड, ये देखिएगा एनुअल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, जो सैलरी के ओवर नबा होता है, सैलरी के नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी, यूं लिखता हूं ताकि आप फर्क कर सको, ये मंथली सैलरी का, बल्कि इंक्लूडेड नहीं, नॉट पार्ट ऑफ, अब क्लियर हो गया। मंथली सैलरी, वो सैलरी का, मंथली सैलरी का पार्ट नहीं होता, इसका मतलब ओवर एंड अबाव द मंथली सैलरी है ये, सही है ना? बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, क्या मतलब नॉट रिसीव्ड? भाई फंड में गया है, मिला थोड़ी है, फंड में पैसे गए, मुझे थोड़ी मिले, जब चाहूं निकाल सकता हूं, नो, तो मिला नहीं। हैंस
नॉट टैक्सेबल। ठीक है, और आखिरी चीज क्या है, एनुअल अक्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अक्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या, इंटरेस्ट कमाया, क्यों, वो पैसे इन्वेस्टेड थे। ये भी नॉट टैक्सेबल। क्यों नॉट टैक्सेबल, एज नॉट रिसीव्ड, एज नॉट रिसीव्ड। ओके, मगर ये सारे के सारे 3 कंपोनेंट थे एनुअल बेसिस पे मिलने वाले अमाउंट जो फंड में जा रहे हैं। और एक चीज होती है क्या, पेमेंट। ये है पेमेंट, किसकी, पेमेंट ऑफ, क्या लिखूं, अक्यूमुलेटेड अमाउंट्स। इसमें एम्प्लॉइज ऑन कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। क्यों नहीं टैक्सेबल है, क्योंकि वो तो उसके अपने पैसे हैं। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग का मतलब है वो जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन थी और इंटरेस्ट था, इज एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट, तो ये ट्रीटमेंट थी। बताओ समझ आया आपको, ऑनलाइन वालों क्लियर है बेटा। सेकेंड टाइप के फंड की तरफ आते हैं, और वो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जी बेटा, क्या करें बेटा, ठीक है। ये देखें, सेम चीज को कॉपी मार रहा हूं, ये देखो सेम कॉपी मारा सारा, एज इट इज -1 नीचे ला रहा हूं, कॉपी मारा। अब रुकना और देखना, अनरिकॉग्नाइज्ड है, पहली बात उसके लिए सेम अप्लाई करती है, एनुअल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम, सारा कुछ सेम। दूसरी बात सेम, तीसरी बात सेम, नोट, आखिरी चीज पे फर्क है सिर्फ। आखिरी चीज क्या है, ये इसकी चेंज हो जाएगी। पेमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस, employees own contribution is not taxable, remaining amount is fully taxed। बस भाई, इसमें फर्क कितना किया मैंने, कुछ नहीं किया। क्या कहा, एनुअल बेसिस पे जो पैसे आएंगे वो टैक्स नहीं होंगे, अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन नहीं, इंटरेस्ट जो आ रहा है वो टैक्स नहीं होगा, मिलेगा अनरिकॉग्नाइज्ड है उसको टैक्स करेंगे, मगर उसमें भी उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन जो होगी वो टैक्स नहीं हो सकती। आए तीसरे फंड की तरफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो खैर सेम है, चलो इसको मैं अलग लिख लेता हूं। पहला पॉइंट तो इसका सेम है, कौन सा सेम है भाई, एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन, इसमें टैक्स नहीं होती। ओके, मगर एक बात सुन लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में देयर आर 2 स्पेशल पॉइंट्स, 2 स्पेशल पॉइंट्स, और वो कौन से हैं। नंबर 1, एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड इंटरेस्ट आर टैक्स्ड ऑन व्हाट बेसिस, ऑन एनुअल बेसिस। कैसे टैक्स हो सकते हैं, जबकि वो तो रिसीव नहीं हुए। नहीं, लॉ ने एक प्रोविजन रखा है सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट के लिए, कहा दोनों अमाउंट को डीम्ड एज रिसीव्ड मानो, इनको दोनों को डीम्ड एज रिसीव्ड कर दिया। अब चूंकि ये डीम्ड एज रिसीव्ड है तो टैक्स भी एनुअली होंगे। अब चूंकि ये एनुअल बेसिस पे टैक्स हो चुके हैं, हेंस नॉट टैक्सेबल ऑन पेमेंट बेसिस। पेमेंट का मतलब क्या है, अक्यूमुलेटेड पेमेंट, अक्यूमुलेटेड बैलेंस जब मिलेगा इज एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो। फिर पेमेंट बेसिस पे उसको टैक्स नहीं करेंगे, रिटायरमेंट के वक्त जब पैसे मिलेंगे तो उसको टैक्स नहीं करेंगे।
आर बी क्लियर? ऑनलाइन वालों क्लियर है बेटा? दूसरा पॉइंट स्पेशल इसका क्या है? स्पेशल कंसेशनल मेथड से इसको टैक्स किया गया है। मेथड इसका कंसेशनल है, देखते हैं वो क्या है, उसकी तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट, अब ये दो की पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए आए। पहले एम्प्लॉइज एनुअल कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। बताएं क्या होता है एम्प्लॉयज एनुअल कंट्रीब्यूशन, क्या है? नॉट टैक्सेबल। क्यों? अपने पैसे हैं, पहले टैक्स हो चुके हैं, अपने अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब आए एम्प्लॉयर्स एनुअल कंट्रीब्यूशन। इसका कोई फार्मूला था? क्या फार्मूला था? कहता है आप सबसे पहले उठाएंगे क्या? 1/10 नहीं, वो और है 1/10 ऑफ क्या? बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस, और कंपेयर करेंगे इसको किससे? 1.5 लाख रुपए से। इन दोनों में से एप्लीकेबल क्या बन जाएगा? विच एवर इज लोअर। नहीं, सबर करें। यहां से जो लोअर अमाउंट होगा, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा इज नॉट टैक्सेबल। इतने तक का अमाउंट टैक्स नहीं होगा। नाउ इफ रिसीव्ड अमाउंट जो था, इफ कंट्रीब्यूटेड अमाउंट था, कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर जो अमाउंट था, इस क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूटेड अमाउंट एक्सीड कर रहा है दिस। किससे एक्सीड कर रहा है? इस लोअर अमाउंट को एक्सीड कर रहा है। इस लोअर अमाउंट को एक्सीड करेगा तो क्या करोगे तुम? एक्सेस को टैक्स करोगे। समझो जरा इसको। इसके लिए एक वर्किंग करते हैं। एक तरफ हमें क्या कहा गया है? बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। 18 लाख रुपए हमारी बेसिक सैलरी थी और डीएनएस अलाउंस नहीं है इस केस में। क्या करना है हमने इसका पहले 10% लेना है, तो 1,80,000 हो गया। और दूसरी तरफ क्या है? 1,50,000। इन दोनों में से कौन सा एप्लीकेबल बन गया? 1,50,000 बन गया, ये एप्लीकेबल हो गया। अब हमने देखना है एम्प्लॉयर ने पेमेंट कितनी की थी। एम्प्लॉयर ने पेमेंट की थी 1,80,000। 1,80,000 आप क्या करोगे? कितना टैक्स करोगे? आप 30 को टैक्स करोगे। ये है टॉपिक। मगर व्हाट इफ के एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन जो की थी वो 1 लाख की थी। अब बताओ क्या टैक्स करोगे? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो 0 हो जाएगा। 1,50,000 लिमिट है। क्या बेटा? 1,90,000 क्या? 1,90,000 कर दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फिगर्स अलग अलग है। ठीक है, क्लियर? क्लियर कि नहीं? पक्का? चलो नेक्स्ट। अब है एनुअल इंटरेस्ट अक्रेशन। जो आपने इंटरेस्ट, इसमें भी सेम तरीके से होगा। इसके अंदर भी क्या करोगे? इसके अंदर भी आपको पहले एक अमाउंट चाहिए। कौन सा? अब की बार आपको चाहिए 1/3। किसका 1/3? बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का। और कंपेयर करोगे दूसरी तरफ किससे? 16% ऑफ अक्यूमुलेटेड अमाउंट। ये क्या है अक्यूमुलेटेड अमाउंट? उस दिन जितने अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, टोटल पैसे वो गिवन होंगे सवाल में, अक्यूमुलेटेड अमाउंट। और दोनों में से विच एवर इज इधर हायर। ठीक है, इफ इंटरेस्ट अर्न्ड क्या exceeds this higher amount, the excess is tax। ठीक है, ये है इसका तरीका। इसमें अब क्या करोगे? एक तरफ बेसिक सैलरी का 1/3 लोगे, दूसरी तरफ 16% वो सवाल में गिवन अक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा उसको लोगे, उसमें से हायर को कंपेयर करोगे। जो हायर होगा वो लोगे एज अ बेंचमार्क। देखो कितना साल का इंटरेस्ट मिला,
अगर एक्सीडिंग है तो टैक्स होगा, एक्सेस बढ़ना नहीं होगा। सेम तरीके से इधर और पिछले में क्या फर्क था, पिछले में लोअर था, इधर में हायर है, ठीक है। और अगर ये अमाउंट अक्यूमुलेटेड बैलेंस जब मिलेगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, क्या मिल रहा है, कब रिसीव हो रहा है, एट द टाइम ऑफ, क्या है इसकी ट्रीटमेंट, ये एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पहले लफ्ज समझे क्या है पेंशन, और फिर है कम्यूटेशन। और फिर है एन्युटी। ये तीनों पेंशन की ही टाइप्स हैं। तो पेंशन की ट्रीटमेंट क्या है, पेंशन टैक्सेबल हो चुका है, पहले एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्सेबल है, मगर टैक्सेबल होने के लिए अमाउंट कितना होगा, एक्सीडिंग 10 इन अ ईयर। तो फिर क्या होगा, इनकी ट्रीटमेंट भी तो वही होगी ना जो उसकी ट्रीटमेंट है, क्योंकि पेंशन की टाइप्स हैं ये। मैं बताता हूँ कम्यूटेशन क्या होता है। लेकिन सर एज भी तो है इसमें पेंशन वाले में। हाँ बेटा, हाँ वो इसकी डिटेल है कि टैक्स नहीं होगा अगर 70 ईयर्स से ज्यादा 70 ईयर से ज्यादा आपकी एज हो गई, फिर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। सर आप क्वेश्चन कर लेंगे लगता है अभी जी जी बेटा, कर लूंगा, क्यों तुम्हें कोई जल्दी है बेटा। नहीं सर, उससे अच्छा समझ आ जाएगा ना। हाँ बेटा, उसकी तरफ इस पे सवाल की बात कर रहे हो। नहीं सर, ओवरऑल क्वेश्चन बोलो। बस आ रहा हूँ बेटा उसकी तरफ, लास्ट पॉइंट है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है वो तो एग्जाम्प्ट होगी ना। जी जी बेटा, सर अगर गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन, हाँ वो गवर्नमेंट की अलग बात है, गवर्नमेंट के लिए फिर वो एग्जाम्प्ट होने की बात अलग है। मगर एक बात सुनो, आपका सवाल गवर्नमेंट का थोड़ी बनता है, आपका तो नॉर्मल सवाल बनता है। और कम्यूटेशन कहते हैं, पहले कम्यूटेशन सीख ले बेटा। आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, ओवर द इयर्स, जूम इन हो गया फिर। जूम इन हो गया, मुझे यहाँ से देख नहीं रहा, मगर देख लो ऐसे। ओके बेटा, तो आपके पास एक पेंशन है, एम्प्लॉयर का पेंशन फंड होगा, ठीक है, पेंशन फंड होगा बेटा। उस फंड में वो पैसे जमा करेगा, एम्प्लॉयर खुद जमा करेगा। सपोज करते हैं एम्प्लॉयर ने वहां पे कोई 10 मिलियन जमा कर लिए, अब वो कहता है देखो भाई, चाहे तो 10 मिलियन तुम्हारे फंड में मैंने रखे ना, अब पर मंथ मुझसे तुम 3 लाख रुपए का पेंशन लो, ये तुम्हारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। 3 लाख रुपए पर मंथ में पेंशन में दूंगा, तुम्हारा पेंशन बनी 3 लाख रुपए पर मंथ का है। मगर दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, इसका टोटल अमाउंट फंड में जो पड़ा है, इसका 30% मुझसे ले लो अपफ्रंट, 40% अपफ्रंट ले लो मुझसे। चलो ये हम निकाल लेते हैं, इसका 40% हो गया, ये पे एक साथ ले लो मुझसे। और ऐसे केस में तुम्हारा फिर जो पेंशन होगा ना, 3 लाख नहीं रहेगा, 180 हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में से जो चाहे तुम ले लो। तो ये जो अपफ्रंट पैसे लिए जाते हैं ना, इसको कम्यूटेशन कहते हैं, टैक्स हो जाएगा। नहीं वो तो टैक्स हो जाएगा ना, कम्यूटेशन इसको कहते हैं बेटा। ओके चलो आगे आ जाओ, एंडिंग की तरफ है अब हम, लास्ट गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक की सूरत में क्या है, 2 ऑप्शन, एक करंट टैक्स ईयर में टैक्स करवाओ, और एवरेज रेट ऑफ 3
प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स में टैक्स करवाओ। ये कैसे कैलकुलेट होगा? आप लेंगे टैक्स लायबिलिटी ऑफ 3 years एंड डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम of 3 preceding tax years। ठीक है, ये गोल्डन हैंडशेक। मगर गोल्डन हैंडशेक में एक स्पेशल केस जरूरी नहीं है कि वो लफ्ज गोल्डन हैंडशेक इशू करे या इस्तेमाल करे। एनी अमाउंट, ठीक है, विथ वॉट एवर नेम फॉर, अब सुनना, फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, इसकी वेरी स्पेशल एग्जाम्पल सुनो। वेरी स्पेशल एग्जाम्पल क्या है? एम्प्लॉयर ने क्या लिखा है मैंने? एम्प्लॉयर ने कहा था मैं आपको 2 महीने का नोटिस दूंगा निकालने से पहले, मगर 2 महीने का नोटिस नहीं दूंगा तो 1 लाख रुपए दूंगा। उसने उसको नोटिस नहीं दिया, निकाल दिया, 1 लाख रुपए दिया। ये भी गोल्डन हैंडशेक। क्यों? क्यों भाई? इसलिए कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए लफ्ज गोल्डन हैंडशेक इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है, ट्रीटमेंट वही होगी, एनी अमाउंट। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पेंशन को गोल्डन हैंडशेक में डाल दो, ग्रेच्युटी को गोल्डन हैंडशेक में डाल दो, वो अलग है। उनके अलावा ओवर एंड अबव कोई अमाउंट मिलेगा निकालने की वजह से। वर्ड टर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट, वक्त से पहले, और उसके साथ सर एक तो निकाल रहे हैं, ऊपर से आप लोग टैक्स लगा रहे हैं उस पर। बेटा वो पैसे भी तो ले रहा है ना, पैसे भी तो ले रहा है ना, उसकी एम्प्लॉयमेंट भी तो चली गई है ना सर। हाँ, एम्प्लॉयमेंट चली गई, मगर इसीलिए तो उसको एवरेज रेट निकाल रहा है ना। आपको पता है एवरेज रेट इसलिए लगा रहा है ताकि थोड़ा टैक्स कम हो जाए उस पर। सर इसलिए निकाला, वो जान ही नहीं छोड़ रहा। हाँ नहीं, वो बेटा असल में उसको जो है ना, गोल्डन हैंडशेक से पहले मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो 2 और लफ्ज भी इस्तेमाल किए थे। क्या थे जब पढ़ाया था क्लास के अंदर? गोल्डन हेलो। गोल्डन हेलो क्या है? गोल्डन हेलो आ जाओ, ये वो अमाउंट है जो ऑन ज्वाइनिंग दिया जाता है एज वेलकम, इसमें भी पैसे मिल रहे हैं, फुली टैक्सेबल। दूसरा क्या था? गोल्डन हैंडकफ। गोल्डन हैंडकफ क्या है? बंदे को कहीं और से ऑफर आ गई, हमने कहा क्यों जा रहे हो? कहते पैसे मिल रहे हैं, कहता हम दे रहे हैं तुम्हें। तो अमाउंट गिवन फॉर नॉट रिजाइनिंग, ठीक है, इट्स अ वन टाइम पेमेंट, ये भी फुली टैक्सेबल है, बोथ फुली टैक्सेबल। और तीसरा क्या है? गोल्डन हैंडशेक, अब तू चला ही जा, ठीक है ना। मगर यहां ये फुली टैक्सेबल है, गोल्डन हैंडशेक में फुली टैक्सेबल नहीं है। आप कहेंगे सर फुली टैक्सेबल है, नहीं, फुली टैक्सेबल इसलिए नहीं है क्योंकि देखो उसको टैक्स लगाने का तरीका क्या है, एवरेज रेट ऑफ 3 years। तो एवरेज रेट करंट ईयर से कम होता है, वो इसीलिए तो उस रेट को कम कर रहा है ना, उसकी जॉब चली गई है। आते हुए पैसे पूरे टैक्स कर रहा है, नो एवरेज रेट। रोकते हुए फुली टैक्स कर रहा है, नो एवरेज रेट। जाते हुए एवरेज रेट। हाँ, इतना भी नहीं करा। अब गरीब मुल्क के क्या कर सके, जो कर सकते हैं तो कर रहे हैं ना। नियत पे तवज्जो करो, अमल पे नहीं। हाँ ठीक है भाई, ऑनलाइन सही है। आखिरी बताओ भाई, कवर हो गया कंप्लीट?
सर एक चीज पूछनी थी। बेनेवोलेंट फंड, भाई बेनेवोलेंट क्या है? बेनेवोलेंट क्या है भाई? अगर बंदे की डेथ हो गई, इंजर्ड हो गया, इस किस्म की सिचुएशंस के लिए अमाउंट रखा जाता है। खुद को मिलेगा या पीछे लोगों को मिलेगा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये एग्जेम्प्ट है। सुपर एन्यूएशन क्या है? सुपर एन्यूएशन कहते हैं एज ऑफ रिटायरमेंट। आप एज ऑफ रिटायरमेंट यानी इसका मतलब अर्ली रिटायरमेंट नहीं ली, एज ऑफ रिटायरमेंट पे ही रिटायर होते हो। लाइक कितनी एज है? 60 ईयर्स। जजेस की कितनी होती है? 62। और बड़े भाइयों की, फरिश्तों की कितनी होती है? नो एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिटायरमेंट की एज पे जो अमाउंट मिलेगा वो भी इस फंड से अगर मिले, सुपर एन्यूएशन से अगर कोई फंड होगा, फंड लिखना जरूरी है, सुपर एन्यूएशन से वो एग्जाम्प्ट होगा। खत्म। अब आखिरी है भाई टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स में अब थोड़ी वर्किंग देखिएगा मेरी। सी बहुत आसान है वर्किंग, ये बताने का नहीं है, ये समझाने का है। ओके ओके, वर्किंग अब हम कैसे करेंगे? मुझे 2-3 कॉलम चाहिए। हाँ, ये कॉलम इधर आ गया। ठीक है ना, ये वर्किंग है इस कॉलम। सर टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। हाँ, यस, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर, यस, यही वही बात है। अच्छा, अब देखें। सर एक चीज पूछनी थी। जी बेटा। सर ये जैसे लॉसेस है, उसके बाद कैपिटल गेन और टैक्स क्रेडिट्स जो ऑल टाइप्स के होते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, डोनेशन वगैरह पे, इसका एक सेशन हो जाता ना, जैसे ये इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह। जी जी बेटा, रख लेंगे कंपनी का बंदे रख लेंगे बेटा, अभी हमारे पास टाइम सर है। ये सारी चीजों पे एक दिन होना ताकि एक ही गो में। जी इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, इसको पहले देख लो। सैलरी है एक बंदे की 1 लाख, अज्यूम करते हैं। टैक्स रेट भी अज्यूम कर लेते हैं भाई 10%। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बस उस कॉन्सेप्ट को फोकस रखें। अच्छा, 10% पे उस पर जो टैक्स बन रहा है, कितना बन रहा है? 10,000। ये टैक्स है, कौन पे करेगा? पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ये पे करेगा, बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? किसने पे किया? किसके बिहाफ पे किया? तो बेनिफिट है भाई। तो बेनिफिट को क्या करते हो आप? सैलरी में ऐड करते हो, तो उसकी सैलरी चेंज हो गई। एम्प्लॉयर ने कितना पे किया? 10,000। वो इधर आ जाएगा। क्यों आएगा? अब सपोज करें उसकी सैलरी 1 लाख थी, अज्यूम रेट है, अज्यूम अमाउंट है ना, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं इजी, ताकि आपका फोकस कॉन्सेप्ट पे रहे, वर्किंग पे नहीं। सपोज करें कि सैलरी 1 लाख थी और बैंक का लोन था जो इसके एम्प्लॉयर ने पे किया, लाइबिलिटी टुवर्ड्स बैंक, और वो कितनी थी? 10,000। किसने पे की? एम्प्लॉयर ने। ऐड करोगे तो लाइबिलिटी टुवर्ड्स FBR, वो भी तो पे की ना इसने, वो भी तो ऐड करेंगे हम। करो ऐड। तो भाई ये आ गया इधर, जो पे करेगा इधर आ गया, सैलरी बढ़ गई उसकी। क्या करोगे? टैक्स लगाएंगे। अब बताएं कितना टैक्स बना? मगर क्या इसका कोई अमाउंट पहले से पेड है? कितना पेड है पहले से? कहां लिखा है? ऊपर पे किया था ना 10,000, तो माइनस करो ना उसको। अब कितना एम्प्लॉयर पे करेगा? ये उठा के और माइनस करो जो पहले पे कर चुका है। कितना पे किया? क्या करोगे आप? दोबारा ऐड कर दोगे, जो पे करेगा ऐड हो जाएगा। अब सैलरी कितनी हो गई? क्या करोगे उसको? टैक्स करेंगे। बताओ इसमें से कितना पेड है? इसमें से 11 पेड है। 2 दफा पे किया ना उसने।
ओके, अब क्या करोगे भाई, जो उसने पे किया वो ऐड करेंगे। अब आपको अंदाजा हो गया होगा क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो अमाउंट कम होता जा रहा है और वो बंदा पे किए जा रहे हैं। ये देखिए अब 10 रुपए तक पहुंच चुके हैं, 10 रुपए भी छोड़ेंगे नहीं, ऐड कर दो और टैक्स लगाते जाओ, मुल्क संवारते जाओ। ये बताओ, बस रुक जाओ ना यार, 1 रुपया भी लोगे क्या? हाँ, 300 में भी नहीं छोड़े नहीं उसको। अच्छा मुझे एक बात बताएं, टोटल एफपीआर को कितनी पेमेंट आई? टोटल अमाउंट एफपीआर को ये मिला, ये कॉन्सेप्ट समझें। कौन सी वाली अमाउंट? सही हो गया भाई, ये एफपीआर के पास पेमेंट आई है। अगर वो बंदा खुद जेब से पे करता टैक्स, तो टैक्स इतना आता, बस 10,000 रुपए आता, मगर उसने एम्प्लॉयर ने कहा मैं टैक्स पे करूंगा, तो बेनिफिट की वजह से अब टैक्स कितना आ गया? 11,111। तो टैक्स ज्यादा आ गया क्योंकि एम्प्लॉयर ने एक और बेनिफिट दिया उसको। सही है, ओके हो गई बात। अब एफपीआर ने कहा है कि टैक्स ऑन टैक्स इस मेथड से कैलकुलेट करना, नोटिफाई किया हुआ है ये प्रोसीजर। हमने कहा पागल है हम ऐसे करेंगे, हमारा सवाल ही खत्म हो जाएगा अगर ये करें तो। रियल रेट पे कैलकुलेशन करो, ये तो 10% पे था, जल्दी हो गया। रियल रेट पे करो मर जाओगे। इस तरह टैक्स ऑन टैक्स कैलकुलेट करोगे ना रियल रेट पे तो मर ही जाओगे। क्यों? मैंने जब रियल रेट की एग्जांपल्स देखी है, एक एग्जांपल 12, एक एग्जांपल 13 स्टेप्स तक गई, फिर जीरो हुआ। हमें रुकना कब होता है? जब 1 रुपया जीरो हो जाए। 13 स्टेप, तो हमें नहीं पता ना अमाउंट कैसे होगा, कहां जाएगा, किस स्लेब में जाएगा। तो हमारे पास फिर एक शॉर्टकट है जो एग्जामिनर एक्सेप्ट करता है। पहली लाइन की वर्किंग कर लो, ये देखो लाइन की वर्किंग आ गई, आ गई। अच्छा, टैक्स कितना बना? 10,000। किस रेट से बना? 10%। 1 माइनस टैक्स रेट क्या बनता है? टैक्स रेट 1 माइनस टैक्स रेट क्या बनता है? 0 पॉइंट वर्क का। वो आप सिंपली एक काम क्या करो, जो फर्स्ट लाइन में रेट हो ना उसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो। पहले टैक्स को मैंने पता है क्या किया, टैक्स उठाया वही जो पहली रो में फर्स्ट टाइम रेट आया, ये रेट था फर्स्ट टाइम वाला। वॉइस मैसेज भेजो बिना किसी इंटरनेट के। यस, यूफोन लाया न्यू वॉइस एसएमएस सर्विस। अभी 1 का बटन दबाएं और सिर्फ 1 रुपए 80 पैसे रोजाना में सर्विस हासिल करें। ओके, थैंक यू। सर माइंड ना करें तो ये टेक्स्ट ऑन टेक्स्ट एक बार रिपीट कर देंगे? 10 दफा रिपीट करूंगा बेटा, माइंड क्यों करूंगा। देखिए बेटा असल में क्या है, ये क्या बोला इसमें, शुरू से पढ़ा दें, पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे बेटा, पढ़ा देंगे शुरू से भी। अच्छा बेटा ये देखो हमने क्या किया, वी हैव 2 मेथड्स ना बेटा। टैक्स ऑन टैक्स का एक मेथड ये था जो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि जो एम्प्लॉय की बेनिफिट बनती जाएगी, ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, आखिरकार उसने जो यहाँ 0 पे या 1 पे पहुंचे, तुम रुक गए और टोटल टैक्स पे किया इतना। मैंने कहा देखिए इस तरीके से हम एग्जाम में नहीं जा सकते। एग्जाम में हमारे पास एक मैजिक फार्मूला है, वो इतना है कि सैलरी कितनी थी 1 लाख, वो उठा लो, उस पर जो भी रेट बनता है वो लगा लो, जो भी टैक्स बनता है वो निकाल लो। निकाल लिया वो टैक्स, अब क्या करो, उस टैक्स को उठाओ जो पहली रो में कैलकुलेट हुआ था, उसके लिए उस टैक्स को फिर डिवाइड करो बेटा। डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे 1 माइनस टैक्स रेट से। इधर टैक्स रेट था कितना? 10। तो 10 जब माइनस करते हो तुम, 10% माइनस करते हो 1 से, तो इसका मतलब आपका जवाब आया 0.9।
तो डिवाइड किसको करना है आपने, टैक्स को, किससे, 0.9 से। अब सपोज कर लो यहां टैक्स रेट होता 25, तो टैक्स को किससे माइनस करते हैं, 1 माइनस 25 कितना बनता, 0.75 से माइनस करते, डिवाइड करते। बताता हूं उसकी बात, वो फिक्स का नहीं, वो जो आप रेट में बात कर रहे हो इररिलेवेंट है। सही जवाब आता है रेट। टैक्स रेट 1 से माइनस किया, 33% था, डिवाइड किससे करोगे, 67.67। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस टैक्स रेट करके जो बचे ना डिवाइड कर लो, सारा जवाब आ जाएगा। हो गया भाई टैक्स ऑन टैक्स, ये था टैक्स ऑन टैक्स। अब एक और बात, एक क्लेरिफिकेशन, समटाइम एग्जामिनर कहता है, ये तो उस वक्त करेंगे ना जब वो कहता है टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर टैक्स दे तो यानी सारा टैक्स, कभी कभी वो कहता है कि एम्प्लॉयर हैज अंडरटेकन टू पे 50,000 टैक्स। इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे? इसी तरह करेंगे बेटा, आखिरी जब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो ऐसे कैलकुलेट करोगे, इस तरह उसकी जो टैक्स। सर वो जो उसने पे किया था वो तो हमारा बेनिफिट बन जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक बेनिफिट बन गया ना, ये तो हमने साबित कर दिया ना, जितना इस टेबल के जरिए जवाब आ रहा था वही जवाब आ गया। हम एक फार्मूले के शुरू कर क्या रहे हैं, वही तो जवाब ला रहे हैं ना, जो कि उसने ये था। ये जो भी टैक्स पे कर रहा है, आप इसके कितने स्टेप करना चाहते हो बेटा, ये सारे स्टेप करना चाहते हो कर लो, टेबल के थ्रू कर लेना, मगर आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता। उसी जवाब लाने का तरीका क्या है, ये है। जी बोलो बेटा। सर मतलब ये 0.9 से ही करेंगे? नहीं बेटा 0.9 नहीं, रेट को माइनस करोगे ना। देखो अगर रेट 20% था, जी रेट 20% था फार्मूले में, तो किससे डिवाइड करोगे, 0.8 से। तो यूं बोलो 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करूंगा। जी करेक्ट। चलो अच्छा बेटा आप जल्दी एक सवाल पे जाएं, जल्दी से सवाल पे जाएं। सर जी मैंने जो भेजा है वो करवा दें। कौन सा 50? हाँ बेटा एक सेकंड रुको, 2-3 चीजें हैं, ये कोई मिस ना हो जाए इंपॉर्टेंट चीज। देखिए अगर एम्प्लॉयर ने कहा था इफ फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट एम्प्लॉयर ने कहा, लाइक कहता है कि 50,000 टैक्स मैं पे करूंगा, तो फिर उसका तरीका ये नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन का ये तरीका नहीं है। फिर हम पता है क्या करते हैं, हम उसकी सैलरी में जो उसकी सैलरी होगी ना 50,000 ऐड करेंगे, जितना टैक्स बनेगा उसे 50,000 माइनस करके वो खुद पे करेगा। ये एग्जांपल देखें बेटा, इस केस में ये था कि उसकी इनकम थी कितनी, ओके, और टैक्स, अब इसमें चूंकि रेट जो है अमाउंट में जो इस्तेमाल करूंगा उसके हिसाब से जवाब बनेगा। ये है कितना बना इसका, 10,000। एम्प्लॉयर ने कहा नहीं 10,000 मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा 5,000। ओके 5,000 तक का टैक्स मैं भरूंगा, बाकी तुम्हारा। 10,000 नहीं दिया ना उसने, क्या करोगे, सेम मेथड अपनाओ, अमाउंट वो लाओ जो एम्प्लॉयर ने पे किया। कितना पे किया, बस हो गया। अब करो इसको ऐड, अब लगाओ उस पे टैक्स। कितना एम्प्लॉयर ने पे किया था, 5,000। बैलेंस कौन पे करेगा, तो बेनिफिट ही नहीं है ना। अब वो चूंकि खुद पे कर रहा है, यहां स्टॉप हो जाओ। इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर कोई फिक्स अमाउंट बोले तो एक स्टेप करके उसमें रुक जाओ, बस वो फार्मूले से नहीं करोगे, वो डिवाइड 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड नहीं करोगे, उसमें उतना अमाउंट ऐड करके और जो टैक्स बना उसमें से माइनस कर दोगे, बस। ये 2 केसेस हैं बेटा। एक मुझे व्हाट्सएप पे ना आपके व्हाट्सएप पे किसने भेजा है सवाल, वो जरा खोल के दिखाओ। कौन सा दूसरा स्टेप, कौन सा बेटा, रुक जाओ। टैक्स कितना बना, एम्प्लॉयर ने कितना पे किया, बेनिफिट है ना, ये ऐड करो उसको। कितनी सैलरी हो गई, उस पर टैक्स लगा, कितना टैक्स बना, मगर कितना एम्प्लॉयर ने पे किया, माइनस किया, ये कितना बना 5,500। कौन पे करेगा, रुको, कौन पे करेगा, एम्प्लॉई पे करेगा, क्योंकि वो खुद पे कर रहा है, इट्स नॉट अ बेनिफिट। तो स्टॉप हो जाएंगे हम कहेंगे खत्म सवाल।
यही ग्रॉसिंग अप ही था, यही फार्मूला ग्रॉस अप था, 1 माइनस टैक्स रेट इज ग्रॉस अप। अच्छा बेटा, अब जो है ना, चूंकि मैं चाहता हूँ एक आध सवाल तो करें ना, एक सवाल करें, क्योंकि इसमें जितनी हमने मेहनत की है उसको टॉप अप करेंगे एक प्रैक्टिकल के। आप उठा के चारों सवाल को पढ़ें, एक चीज इससे बाहर नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट का सवाल अगर पेपर आपने जो भेजा है उसको भी देख लें, इससे बाहर नहीं है। और अगर वो 19 नंबर का सवाल भी बनाता है, इससे बाहर नहीं है। इन्हीं सिचुएशन के अंदर रहते हुए वो चीजें आपको देगा। मगर उससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊं, और रिमेनिंग में आपसे कहूंगा घर जाके कर लीजिएगा। मैं, वो एक बच्चे ने कहा है कि एक सवाल करवा दे वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम का, वो कोई कॉम्प्लेक्स है, तो उसको कर लेते हैं आप, देखते हैं आपको कितनी समझ आई है चीजों की। हाँ भाई लड़के, किस नाम से भेजा है तुमने? सर ये इसमें थोड़ा सा मसला है। सर भेज दिया है इसको मैंने। पिक्चर है ना ये, किसे लाएंगे जरा जरा, ये बेटा जी सर यही है। कौन सी वाली चीज आपको नहीं समझ आ रही? सर ये सेकंड वो करा दे। सेकंड का मतलब नंबर 2 अलाउंस ये नंबर 2 ये शेयर स्कीम वाली सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल में है सर ये। अच्छा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा एक दफा सारे पढ़ो। किस अटेम्प्ट का है? बासित वाला सवाल है। चलो जी सर बेटा, बासित वाली। पढ़ो बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन जरा सारे पढ़ लो। सर और अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 4 भी है एक। विदहोल्डिंग टैक्स की बात करेगा 4 नंबर की। ये तो एडवांस अच्छी के बेटा बताता हूँ। अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 4 सर। अच्छा, अदर का देखिए, अब इसको जरा समझें। ऑन 1 जुलाई 2021 13,000 शेयर्स ऑफ एमएल वर अलॉटेड। वर्ड क्या है? शेयर इशू हो चुके हैं, अलॉटेड है, शेयर इशू हो चुके हैं टू बासित अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम अगेंस्ट पेमेंट ऑफ 30 पर शेयर। कितनी पेमेंट की? शेयर्स कितने थे? 13,000 इंटू 30, लिखो 390। ये इसने 390 पे शेयर्स लिए हैं, 13,000 शेयर्स उसको मिल चुके हैं। ओके भाई, अकॉर्डिंग टू द स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफर शेयर्स अप टू 31 दिसंबर 21 पे, विद रिस्ट्रिक्शन है। शेयर्स आए कब? 1 जुलाई 21 पे। उस दिन उसकी फेयर मार्केट क्या है? 50 रुपए। 30 तो कॉस्ट थी ना, 30 कॉस्ट थी। सर ये ऑप्शन है? नहीं नहीं बेटा, ऑप्शन नहीं है, अलॉटेड वर्ड लिखा है, अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब क्या है? ओके सर। हाँ बेटा, वही ना, वही किया है, बट वही कह रहा हूँ ना, देखे पढ़ा है आप, देखो कोई इससे इंशाल्लाह बाहर नहीं होगा। अब अगर अलॉटेड का मतलब है शेयर इशू हो चुके हैं, आपका डेट ऑफ इशू है 1 जुलाई 21, उस दिन वैल्यू है 50 रुपए, इग्नोर। सही है, इग्नोर। क्यों? विद रिस्ट्रिक्शन।
विद रिस्ट्रिक्शन है, शेयर्स आए हैं मगर रिस्ट्रिक्शन के साथ। फिर कहता है दो डेट्स हैं 31 दिसंबर और 31 मई, 22 और 21। ऑन 31 मई 22 ही सोल्ड, हाँ 22 से पहले 21 पे आ जाए, 31 दिसंबर 21 पे वो शेयर सेल कर सकता है, 31 मई 22 पे उसने बेचे हैं। तो दोनों में से अर्लियर क्या है, फ्री राइट या डिस्पोजल? फ्री राइट। फ्री राइट के दिन क्या वैल्यू थी, 90 रुपए। तो सैलरी में 31 दिसंबर वाली डेट के हिसाब से जाएंगे हम। तो भाई 13,000 शेयर्स हैं इंटू 90 और कॉस्ट क्या थी 390, पहले ही आप कैलकुलेट कर चुके हो 30 रुपए पे, तो 780 सैलरी में ऐड होगा। सही है भाई? सर अगर ऑप्शन होता तो क्या ट्रीटमेंट होता? ऑप्शन होता का मतलब क्या है, ऑप्शन की पेमेंट होती या ऑप्शन मिलता? ऑप्शन पे करके मिलता है, इसमें तो शायद जीरो। यानी ऑप्शन की पेमेंट होती ना बेटा, जी सर। तो वो भी माइनस करते बेटा, ओके ठीक है। और सर ये फर्दर डिस्पोजल भी किया है ना, आता हूं उसकी Cost- तरफ, लाल भाई आता हूं उसकी तरफ। अब क्या हुआ, अब आप जरा मुझे बताएं उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 390। एक जगह ये दो फिगर लिख लो, 390 उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, करेक्ट। सैलरी में कितना ऐड किया आपने, 780। ये दोनों फिगर पता होनी चाहिए आपको, हिलाल भाई, ठीक है। अब 31 मई पे 22 पे उसने शेयर्स बेच दिए, 13,000 शेयर्स बेच दिए या 5,000 शेयर्स बेचे, 5,000 बेचे, तो 5,000 तक महदूद रहना, कैपिटल गेन करना, 13,000 का कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करना। तो आए जरा कैलकुलेट करते हैं इसे, कि अगर हमारे पास लेट सपोज टोटल शेयर थे 13,000 हमारे पास टोटल शेयर हैं, ओके। और इस 13,000 रुपए की वैल्यूज क्या थी, 50 कॉस्ट प्राइस, ओ 30 कॉस्ट प्राइस, 30 थी, 30 पे हमें मिलना था, 30 रुपीज पे हमें मिलना था, ओके। अब 30 की बेसिस पे अगर इसमें से कितने शेयर्स बेचे हमने, 5,000 शेयर्स हमने बेचे हैं, तो 30 के हिसाब से हमारी कॉस्ट क्या बनी, कॉस्ट की बात कर रहा हूं भाई, टोटल कॉस्ट तो हम नहीं निकालेंगे ना, ओके। 1.5 लाख बना, क्या क्लियर हो इस पे दोस्तों कि नहीं हो? अब मुझे बताएं हम प्रीवियसली सैलरी में कितना ऐड कर चुके हैं, कितना, 780, मगर ये 780 कितने शेयर्स के हिसाब से कर चुके हैं, 13 के हिसाब से। इसमें से कितना हिस्सा 5,000 से ताल्लुक रखता है, वो कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे सर ये तो टोटल था ना, ओके सबर तो कर, क्यों लेंगे, सारी सैलरी माइनस कर दोगे, सैलरी में हुआ, सबर तो कर, सबर 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 सबर, 780 ले रहे हैं ना, सबर सबर सबर, सारी कॉस्ट है मगर 13,000 शेयर थोड़ी बिके, उसी तरफ जा रहा हूं ना। तुम जैसे निकाल लो, मैं देसी तरीके से निकाल रहा हूं, बच्चे देसी है मेरे यार। भाई देखिए समझ 780 सैलरी में गया ना, मगर 780 तो 13,000 की वजह से गया, उसमें से 5,000 के लिए मैं क्या करता हूं, 780 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइड बाय 13,000। तो सैलरी का ये वो हिस्सा है जो उस 5,000 से लिंक है। क्यों मैंने, हाँ बेटा स्क्रीन जूम इन होगी, जूम इन हो गई, सर जूम आउट करें सर। हाँ रुको 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 रुको, समझ इसको कर सकते हैं कि आप उसको वापस छोड़ दो, हाँ इधर ठीक है ना, बस एक्सेल दिखा दो, छोड़ दो इसको,
एक्सेल आनी चाहिए इसको छोड़ एक्सेल एक्सेल देखो बस उसको छोड़ दो बस ये भी समझ आ जाएगा। हाँ बेटा अब क्लियर है। देखो भाई हमारे पास टोटल था 13,000 शेयर्स, उसका 30 रुपए के हिसाब से हमने कॉस्ट पे की थी। सैलरी में हमने वैल्यू करके टैक्स किया था 780। इस पे तो किसी को डाउट नहीं है ना? हमें लड़कों आवाज क्यों बंद हो गई? हमने आवाज बंद कर दी क्या आपकी? क्लियर है सर जी। क्लियर है बेटा। उसमें 5,000 शेयर्स हमने बेचे। अब चूंकि बिके हैं तो कैपिटल गेन आना चाहिए। तो कैपिटल गेन के लिए हमने कहा अच्छा कितने के बिके भाई, किस डेट पे बिके? अब वो 80 रुपए के हिसाब से सवाल में गिवन था, ठीक है ना? 80 पे बिके, ओके। तो भाई सीआर कितनी मिली हमें? 5 इंटू ये 4 लाख। कॉस्ट क्या है हमारी भाई? अब आपको पता है कॉस्ट में क्या क्या आता है? ऑप्शन, राइट, शेयर्स और सैलरी सब आता है। तो भाई ऑप्शन या ये आ गया राइट, सैलरी क्या पूरी 780 लूं? 3 लाख लूंगा क्योंकि उससे लिंक होगा। 5,000 तक। ये लॉस आ जाएगा। हाँ बेटा आने दो लॉस। क्या हो रहा है इसको? लॉस में नहीं मान रहा। सेट ऑफ तो नहीं होगा ना? सुने सेट ऑफ नहीं होगा ना? सबर 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 शाबाश। अब आपको पता होना चाहिए ये लॉस कैपिटल लॉस है, कैपिटल गेन का है। कैपिटल गेन में लॉस दो किस्म के हैं, सिक्योरिटीज वाला लॉस और कैपिटल एसेट वाला लॉस। तो एम्प्लॉयर कौन था? लिस्टेड, नॉन लिस्टेड? लिस्टेड है, सिक्योरिटी वाला लॉस है। ये किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। कितने साल? सिक्योरिटी 3 साल। करो इसको कैरी फॉरवर्ड, नॉर्मल कैपिटल गेन है भाई। क्लियर हो गया बच्चा? ओके सर। सर पॉइंट 4 है अदर इंफॉर्मेशन में। मुझे क्या टेंशन है, जो पूछना है पूछ लो तुम लोग। कहाँ गया ये? भाई अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट कौन सा है? 4 नंबर सर 4। While residing in UK, Basit served as a visiting faculty member at a university. He earned 150 from university and incurred an expenditure of 500 pounds for providing services at the university, withholding tax deducted. ये बंदा यूके से इनकम कमा रहा है, ठीक है। सर्व्ड एज अ विजिटिंग फैकल्टी। सर ये 3 पॉइंट से लिंक है ये। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है ऑन अप्रैल 22 ही लेफ्ट फॉर यूके एंड ज्वाइंड ओलिवर लिमिटेड एज एन एम्प्लॉई एट अ मंथली सैलरी ऑफ 3.2 million. ही रिमेन्ड अब्रॉड टिल द एंड ऑफ द 22 और उसका नो विदहोल्डिंग। किसी को याद आ रहा है क्या पूछे जा रहे हैं? सर ये एग्जाम्प्ट होगा आई थिंक। हाँ एग्जाम्प्ट होगी बेटा, बिल्कुल। देखिए एक पॉइंट आपने एग्जाम्पशन के हवाले से नोट कर लो कि अगर कोई पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर मुल्क से बाहर जाए और ईयर एंड तक वहीं रुके, वहां सैलरी कमाए, चाहे उस पे वहां टैक्स दे या ना दे, हमारे मुल्क में वो एग्जेम्प्ट होता है। तो पॉइंट 3 183 डेज रह गया फिर भी कितने दिन बेटा? 183 डेज रहकर फिर बाहर जाए फिर भी एग्जाम्प्ट होगी। तभी तो एग्जेम्प्ट होगी ना, क्योंकि अगर 183 डेज यहाँ पे नहीं है तो तुम टैक्स ही नहीं कर सकते। वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम हम टैक्स कर ही नहीं सकते। चंदा नहीं 6 मंथ यहाँ रहे देन बाहर चले जाए तो 183 डेज तो पूरे हो जाएंगे पाकिस्तान। 183 डे पाकिस्तान में पूरे हुए तो रेजिडेंट बन गया, उसकी पाकिस्तान सोर्स फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स लग चुका है। जिस पे टैक्स होता है उसी को एग्जेम्प्ट करते हैं बेटा। मेरे पॉइंट को समझो।
वो अगर रेजिडेंट है तभी फॉरेन सोर्स इनकम पे हमारा क्लेम है, मगर हमारे लॉ ने कहा छोड़ दो, अगर वो सैलरी कमा रहा है तो उस साल छोड़ दो, एग्जेम्प्ट है। अगर सैलरी कमा रहा है तो सुनो मेरी बात, वो रेजिडेंट है तभी तो फॉरेन सोर्स पे हमारा क्लेम है ना, अगर नॉन रेजिडेंट होता तो हमारा क्लेम ही नहीं बनता। आ गया ना, और आ गया ना, इसी में भी और तो है ना, सैलरी के अलावा और पे एग्जेम्पशन नहीं है। बेटा जिसको मैंने रोका है ना, इसने नहीं रोका कि चुप हो जाओ, बेटा चुप होने के लिए नहीं रोका, चंदा बोल। सर वो फॉरेन सोर्स इनकम का जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलते हैं वो बाकी सोर्सेज की इनकम वो सैलरी के अलावा है। शाबाश भाई। देखो ना, जब सैलरी पे टैक्स लगा ही नहीं तो फॉरेन में टैक्स हो या ना हो, हमारे यहाँ तो टैक्सेबल ही नहीं है ना। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कब मिलता है? जब बंदा रेजिडेंट हो, फॉरेन सोर्स इनकम हो, वहां टैक्स पेड हो, यहाँ पेएबल हो। ये तो यहाँ पेएबल ही नहीं है ना, किस चीज का फॉरेन टैक्स क्रेडिट। आए चौथे नंबर पॉइंट पे, कहता है बंदा वहां पे एज ए विजिटिंग फैकल्टी था, यानी अदर सोर्स, ये एग्जाम्प्ट नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर बाहर जाओ, वहां सैलरी कमाओ, वो एग्जाम्प्ट। ये सैलरी थोड़ी है। हाँ, अब फॉरेन सोर्स इनकम कैलकुलेट करो उसकी, वहां की इनकम अदर सोर्स की है, एक्सपेंस माइनस कर लो, नेट इनकम पाकिस्तान में टैक्स करो, जितना वहां टैक्स पे किया जितना यहां पेएबल है, लोअर को क्रेडिट कर दो, क्योंकि वो रेजिडेंट है। ओके सर, समझ। ना कर यार सर इसमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा ना? बता तो, हाँ फॉरेन टैक्स क्रेडिट होगा ना। नहीं क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी पढ़ लो ना यार। देखिए कहते हैं रेजिडेंट वहां पे गया और वहां पे वो कमा रहा है यूनिवर्सिटी से, ही अर्नड 15, अब इसकी कन्वर्जन रेट भी गिवन होगा सवाल में, 250 है। हाँ तो उसे कन्वर्ट करो पीकेआर में, उसके एक्सपेंस कन्वर्ट करो पीकेआर में, माइनस कर लो, जो अमाउंट बचा वो पाकिस्तान में टैक्स करो, और वहां का जो टैक्स पे हुआ है उसको कन्वर्ट करके और ले आओ फॉरेन इनकम टैक्स पेड। पाकिस्तान में जो पेएबल बन जाए उसको प्रोरेटा बेसिस पे पेएबल निकाल लो, दोनों में से जो लोअर होगा वो माइनस कर लो इस क्रेडिट। ये तो पढ़ा था ना, फॉरेन टैक्स क्रेडिट इसी तरह पढ़ाया था ना मैंने। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। अब मैं चाहता हूं कि इस सवाल को चूंकि आपका हो गया सवाल हो गया सॉल्व। इसका सर सेल्स टैक्स कवर करा दिया आपने? हाँ बेटा करा दिया कल। नहीं उसे ये वो कहता ठीक है वो भाई अभी आया होगा, बेटा हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ओके, बता मैं अभी आया। पहला पॉइंट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट, 1 जुलाई 21 ही लीज्ड अ कार हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 4.8 million एट मंथली रेंटल ऑफ 120, he pays lease rental from his source but he used the vehicle। जिसको ये नहीं समझ आता, सर ये 5% वाली प्रोविजन है। किसने बोला 5% पे? सर मैंने लानत तुझे तेरी शक्ल पे। सर जी बहुत लिखा है, बहुत। भाई शर्म करो यार, कोई करीब पानी है थोड़ा सा उसमें डूब भरो। ओके सर, ये बिजनेस ने नहीं दिया, ये खुद ने दिया इसने। अब एक जरा और एक बात सुनो, गाड़ी किसकी? एम्प्लॉय की, नॉट एन एम्प्लॉयर। तो ये टैक्सेबल इवेंट है? शर्म करो, वो अपनी जाती ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसकी सैलरी में डाल। ओ भाई बात सुनो, नॉन टैक्सेबल इवेंट है ना यार, कुछ भी नहीं है ना। वो अपनी गाड़ी ले, उसकी सैलरी में तुम डाल दो, वो भी एम्प्लॉयर देता गाड़ी, तो मैं एम्प्लॉयर की गाड़ी थोड़ी है भाई, वो उसकी एम्प्लॉय की मेहरबानी है कि जाती गाड़ी उधर लेके जा रहा है और तुमको नहीं बेनिफिट ले रहे हो। किससे ले रहा है? एम्प्लॉयर से। गाड़ी इसकी, बेनिफिट उसका, क्यों भाई? भाई गौर से देखो उसने क्या किया, तुम्हें पागल बनाया, मामू बना दिया। एम्प्लॉयर की गाड़ी नहीं है, एम्प्लॉय की अपनी गाड़ी है, उसने लीज की हुई है, तो सो व्हाट यार, कुछ नहीं करेंगे ना। एम्प्लॉयर करता लीज, वो गाड़ी देता तो बेनिफिट था,
समझ आ गया? चलो भाई आगे बढ़ो, नहीं बढ़ने दोगे आगे, कोई मसला नहीं है। सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट करा दे बस आखिरी। वाह 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 वाह, सर वो एग्जाम्पशन उसमें एक लेक्चर और सबर कर यार, वो मैं अगले दिन करा दूंगा। अभी मुझे सैलरी के कोई एक प्रैक्टिकल कराने दो। अब भाई आप एक जरा इधर आए, लिखें भाई एक, इसमें से कौन सा वाला था जो जरा लेंदी था? छोटा क्यों? जो थोड़ा सा लेंदी था भाई वो करा देता हूं, बाकी आपने इजीली कर लोगे। नहीं यार ये बहुत छोटा, इजी है। अच्छा चले एक बात सुन ले बेटा, सबर सबर सबर, नहीं ना देखे, जिस काम की मेहनत की है यार उसको एंडिंग तो करने दो ना। कहाँ एंडिंग हुई है? समझ आ गया। सर टैक्स ऑन टैक्स दूसरा नहीं बताया, उसमें ये बता दें कैसे पता लगता है पेपर में कि ये दूसरा वाला लगाना है। फिक्स अमाउंट बताएगा। ओके चलो बेटा ये देखो जरा, ये मैं देख रहा हूं सवाल है असजद वाला, 4 सवाल 5 सवाल, 5 पिछले अटेम्प्ट, पिछले 5 अटेम्प्ट में 5 दफा सैलरी आया है। आपने आप जो आज मॉडल बनाया ना, आप जाके मुझे एक ट्रांजैक्शन निकाल के दे जो उसमें नहीं बढ़ाई हो, मुझे उसी के अंदर रह के होगा, बस एक करवा लो, बाकी घर जाके 5 करना, 4 बाकी खुद कर लेना। ओके तो पढ़ने तो दो मुझे, मैं पढ़ तो लूं, ताकि यार मुझे तो सेटिस्फेक्शन हो गया मैंने प्रैक्टिकल कराया। ठीक है, नींद नहीं आएगी मुझे असल में, ये जिसके लिए मेहनत की थी और आपने करने ही नहीं दिया, एंड पे आके भगा दिया मुझे। चलो भाई ये पढ़ने दो मुझे भाई। चलो अब मुझे बताओ, बेसिक असजद ज्वाइंट प्रीमियर टेक्सटाइल लिमिटेड ऑन 1 जुलाई। मैंने क्या कहा था, इसकी वजह से क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 11 महीने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके अब देखेंगे है कि नहीं है, इसको मेरा ख्याल नहीं थी इसमें। He received following salary from PTL during the year ended 30th June 25, नॉर्मल टैक्स ईयर 25। बेसिक सैलरी पर मंथ है भाई, मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर वो 11 वाली बात नहीं आई तो 12। मेडिकल अलाउंस ये नीचे देखें, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट असजद रिसीव मेडिकल रीइंबर्समेंट, मेडिकल बेनिफिट मौजूद है भाई। इस वजह से ये 8 लाख रुपए फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मगर 1.5 लाख इंटू 12, इफ नॉट 11 वाला अगर कहीं सीन नहीं आया तो 12 वो टैक्स हो जाएगा, फुली टैक्स हो जाएगा। क्यों? मेडिकल बेनिफिट मिल गया और उसके बाद वो एग्जेम्प्ट हो गया तो ये टैक्स हो जाएगा। पीटीएल आल्सो प्रोवाइडेड अकोमोडेशन टू असजद बाय रेंटिंग प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम थ्रू अ रेंटल एग्रीमेंट, जो कितने की 2 लाख। बताओ क्या करोगे? इसमें जो बेसिक सैलरी है उसका 45% निकालोगे और इधर से 2 लाख इंटू 12 करोगे, विच एवर इज हायर को सैलरी में ऐड कर दोगे। 45% शायद ज्यादा होगा उसका, तो 45% ही होगा, फिर 2 लाख वाला नहीं होगा। इसमें असजद को जो मिला, क्या मिला असजद को? रेंट मिला। कितना मिला असजद को रेंट? 2 लाख, मगर फेयर मार्केट कितना है? 2.5 लाख। असजद की प्रॉपर्टी इनकम भी है इस केस में, असजद की प्रॉपर्टी इनकम भी आ गई इस केस में, मगर चूंकि कौन सा केस है? सेल्फ हायरिंग का केस है, तो फेयर मार्केट अप्लाई नहीं होगा। इसकी प्रॉपर्टी इनकम कितने पे कैलकुलेट होगी? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि 12 है, किस डेट पे इसने लिया है? नहीं गिवन 12, चूंकि ये घर है इस वजह से इसमें से माइनस करोगे क्या? रिपेयर अलाउंस। आपकी प्रॉपर्टी इनकम भी आ गई इसकी। ड्यूरिंग द ईयर असजद सोल्ड क्या? 1 लाख शेयर्स ऑफ हिज एक्स एम्प्लॉयर, पिछले एम्प्लॉयर से जो लिस्टेड कंपनी है इसको शेयर्स दिए गए थे, जो आज आके वो बेच रहा है, किस हेड का? कैपिटल गेन का। 100 पर शेयर नेट ऑफ एक्सपेंस है। दीज शेयर्स पर इशू टू हिम अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम इन द ईयर 21। अब पहले 21 की सैलरी कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल गेन सही कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 21 में सैलरी में कितना ऐड हुआ था ये कैलकुलेट करोगे तो कॉस्ट आपको पता चल जाएगी। सैलरी नहीं है ये, सैलरी 21 में टैक्स हो चुकी होगी। करंट ईयर में कॉस्ट के लिए सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। देखें 21 में कितने में मिला था? 25 पे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताएं,
शेयर्स कितने हैं असजद के पास? 1 लाख। 25 लाख तो 40 लाख में तो मिले कितने के? 15 लाख करेक्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितने थे उस वक्त? आगे तो पढ़ो। 55 लाख टैक्स होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द इशू डेट वाज 40। मिले उसको कितने में? 25 में। तो डिफरेंस कितना है? 15। तो इसका मतलब सैलरी में कितना ऐड हुआ होगा? 15 लाख। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है जो सैलरी में गई थी। तो 15 लाख ये लिया तो 25 वो हो गया। और ऊपर आओ, अब इसके डिस्पोजल पे जाओ। डिस्पोजल कितने पे होगा? अब भाई देखो 1 लाख शेयर हैं, बेचे इसने 100 रुपए के हैं, तो 1 करोड़ रुपए इसकी आ गई सीआर। माइनस क्या करोगे? सबसे पहले 25 से माइनस करोगे जो उसने कॉस्ट पे की थी। 25 के हिसाब से कितना माइनस हुआ? 25 लाख माइनस हुआ। सैलरी में कितना गया था? वो भी माइनस हुआ। तो 40 माइनस हुआ, कितना रह गया? 60 की इनकम कैपिटल गेन में गई। समझ आया? ऑनलाइन वालों समझ आया? कोई ऐसी बात जो मैंने आज ना कवर करवाई हो? उसके बाद क्या है? ड्यूरिंग द ईयर असजद रिसीव्ड अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी। भाई इसका 2.5 लाख और 75,000। लोअर क्या है? 75 माइनस हो गया 4, 25 पे टैक्स लगेगा। क्यों? ये क्या है? अनअप्रूव्ड। कौन सा केस है? चौथा केस है। पहला केस क्या था? गवर्नमेंट। दूसरा क्या था? अप्रूव्ड फंड। तीसरा क्या था? अप्रूव्ड ग्रेचुइटी स्कीम। चौथा क्या था? अदर्स। अनअप्रूव्ड हो गए तो अदर्स। पढ़ाया था आज, सारा सवाल मौजूद हो गया। हो गया आपका सवाल? सर वो एक ट्रांजैक्शन शुरू में आपने कराई थी, वो जो लोन के पेमेंट के अगेंस्ट जो विल होल्ड किया था वो सैलरी का अमाउंट और बोनस का अमाउंट था शायद शुरू में। वो एम्प्लॉयर ने जो लोन रिपेमेंट के अगेंस्ट बेटा मैं उसी तरफ, सैलरी, जी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, वो ट्रांजैक्शन समझा दे सर। समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ सारे करा दूँ, अब तुम लोग हिम्मत नहीं करें, मैं क्या करूँ। Bilal is employed as chief executive. During the year, he provided with following benefits. पहला क्या है? His gross salary कितनी है? His monthly gross salary 5 लाख हो गई। He was entitled to receive fixed annual bonus था इसका। नहीं बेटा, अगर देखिए ना वो ग्रॉस का कोई ब्रेकअप देगा, ना दे तो फिर बेसिक, नहीं दिया तो ठीक है, यही आप बेसिक लोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ही ऑल्सो रिसीव्ड मंथली रिइंबर्समेंट, इसको मिला है 20,000 चाइल्ड का, ये भी हो गया था। आखिरी नंबर 4 था ऑन 1 अक्टूबर 23 ही टुक एन इंटरेस्ट फ्री लोन। टैक्स ईयर कौन सा है बेटा जिसका सवाल बन रहा है? 25। और इसने लोन लिया है कब? अक्टूबर 23 पे, तो 24 यानी पिछले साल इसने लोन लिया है। और लोन है कितने का? इंटरेस्ट फ्री लोन कितने का है? 3 मिलियन का है। 9 लाख पे कर चुका है। आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? 21 लाख। 21 लाख में से ये कहता है कि जितनी सैलरी बनी, तो ऊपर आप क्या करोगे? 5 लाख इंटू 12, 2 महीने का बोनस, फिर वो जो आपका था मंथली रीइंबर्समेंट वगैरह था, ये सारे जब माइनस करके और उससे आप माइनस मतलब करोगे, तो ये कह रहा है, जून की सैलरी से एडजस्ट हो रहा है। मैं बताता हूँ, ऊपर वाली सारी इनकम्स आपने कैलकुलेशन कर ली ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपकी एडजस्टमेंट थी अब किससे हुई है, तो आपको लाजमी है कि वो अमाउंट, जैसे आपने सही कहा, कहता है कि जो भी पैसे थे आपके जो बच गए 21 लाख ड्यूरिंग द ईयर अब 25 ही मेड नो रीपेमेंट, यानी 21 आउटस्टैंडिंग है। सर प्लीज ये एक्सेल में करा दें। बेटा एक्सेल में करा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे जवाब दे दिया इस सवाल को कराने का जो मैं बड़ी शिद्दत से करना चाह रहा था। थैंक यू। अब कोई नहीं बोलेगा ना, आओ भी बेटा तू जा। अच्छा बेटा पहले मैं इसको लिखता हूँ ग्रॉस सैलरी, ठीक है बेटा। ग्रॉस सैलरी कितनी है? 5 लाख। और अभी तक हमें नहीं पता तो हम मल्टीप्लाइड बाय 12 कर रहे हैं, देख लो।
मंथली सैलरी है, सही हो गया भाई, ओके ना। He was entitled to receive a fixed annual bonus equivalent to 2 months salary. एक महीने की सैलरी कितनी थी? 5 लाख। तो बोनस कितना हो गया? बोनस हो गया 2 महीने के बराबर, तो 10 लाख, सॉरी, ये हो गया आपका बोनस। ओके हो गई बात। तीसरा क्या है? He received a monthly reimbursement of 20,000 per child upon submission of school fee vouchers. बिलाल has 2 children, तो पर मंथ उसको कितना मिल रहा है? Each with a monthly school fee of 35. तो भाई देखिए, he received a monthly reimbursement, सिर्फ इसको 20 मिल रहे हैं भाई। इसका मतलब है कि वो 35 खुद पे कर रहा है, reimbursement 20 की हो रही है पर चाइल्ड। तो 35 जो है विथ ईच, विथ इसका मतलब वो टोटल फी दे रहा है कितनी? 35 और 35 कितना हुआ? 70 की पेमेंट कर रहा है महीने में बच्चों की फी में। एम्प्लॉयर 40 रीइंबर्स कर रहा है। तो रीइंबर्समेंट कितने अमाउंट की लूंगा? 70 की या 40 की? 40 की। अच्छा, अब रीइंबर्समेंट ऑफ स्कूल फी 20 और 20 हो गया 40, और हर महीने मिल रहा है, तो ये आपकी आ गई सैलरी में उसका बेनिफिट। ठीक है। क्रेडिट वाली बात इसलिए ना करो कि उसमें एनुअल सैलरी का अमाउंट कम होता है, 15 लाख। ये कितने इनकम है इसकी? ये क्वालिफाई नहीं करता उस क्रेडिट के लिए। अमीर है ये, गरीब थोड़ी है। वो तो 15 लाख वालों के लिए क्रेडिट था, एजुकेशन वाला। ऑन 1 अक्टूबर 23 ही टुक इंटरेस्ट फ्री लोन। आए जरा इस पे। भाई कहता है कि इसका इंटरेस्ट फ्री लोन वही अब एनालाइज कर रहा हूं जिसको मैं उस वक्त करा था। 3 मिलियन है, 9 लाख वापस हो गए, 21 आउटस्टैंडिंग है। अब यहां से गौर से पढ़े, ऑन ये वाला पार्ट है बस। कहता है ऑन 30 जून 25 ATL अप्रूव्ड एडजस्टमेंट ऑफ हिज जून सैलरी। जून सैलरी जो थी इसकी, एंड एनुअल बोनस जो था अगेंस्ट द लोन। अब ये जरा गौर से पढ़ो, एंड वेव्ड द रिमेनिंग। अब इसका मतलब क्या है? ये आके ना सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बन गई आपकी। मुझे बताओ, कह रहा है कि जून की सैलरी और बोनस, हाँ समझ आ गई है? ऐसे कैसे समझ आ गई है? आ गई है? देखते हैं कितनी समझ आई है। रुक है ना जरा। 2.1 मिलियन के अगेंस्ट वो किया है। एक तरफ है 2.21 लाख रुपए है लोन के, जो कि आउटस्टैंडिंग है 2.21। जून की सैलरी कितनी है? 5 लाख, क्योंकि मंथली सैलरी उसकी ग्रॉस 5 लाख थी। बोनस कितना था? वो भी तो जून में ही मिलता है ना, 10। तो 10 लिखा है मैंने, क्या लिखा है? 0 ज्यादा बढ़ तो नहीं गया इसका? 10 है ना? अच्छा, मुझे भी जरूरत पड़ गई अब लगा। अच्छा जी, ये 6 की वेव में अब सवाल ये है, वेव कितना हुआ? तो लोन वेव होगा तो बेनिफिट है, तो हम क्या लिखेंगे? लोन वेव्ड, वो सैलरी में ऐड करोगे। हो गया सर। हो गया? नहीं हुआ? पागल हो गया? नहीं, ये जो मुफ्त में 1 साल का लोन लेके बैठा था उसका कोई बेनिफिट नहीं लोगे क्या? इंटरेस्ट फ्री लोन वाला 10%। भाई वो भी तो लो भाई। इस केस में उसने इंटरेस्ट फ्री लोन है इसके पास 3 मिलियन का। किसने बोला? एक जून में आके खत्म कर रहे हो ना, जून में आके एडजस्टमेंट मार रहा है, वो भी जून के एंड पे। तो पूरा साल तो उसने इस्तेमाल किया ना लोन का, बेनिफिट क्यों छोड़ेंगे हम उसको? अब इंटरेस्ट फ्री लोन कितने का था भाई? अब हमारे पास चूंकि 2 ट्रीटमेंट्स की पॉसिबिलिटी है, 21 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 3 पे भी कर सकते हो। हम एक 3 पे ही जा रहे हैं जो कि एक टिपिकल तरीका है। और जो कि इंटरेस्ट फ्री है तो कितना रेट होगा? 10%। बताओ कितना सैलरी में ऐड करोगे? अब बताओ, अब हुआ भाई।
आधा साल इस्तेमाल होता है 6 बार 12 करते हैं कहते हैं apportionment करते हैं क्या होता? अगर आधा साल यूज होता है ये कह रहे हाँ हैं यस कि यस यस यस, अगर वो बीच में एडजस्ट करता तो 1 महीना भी कम होता तो हम 11 महीने पे करें, अपोर्शनमेंट करें, प्रोरेटा करेंगे। ओके अच्छा जी, इसके अलावा आखिरी क्या है? इनकम टैक्स रिलेटेड टू सैलरी बेनिफिट्स बॉर्न बाय, वही 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देना, वो टैक्स हो जाए। सर करते हैं ये वाला करते हैं वाह वाह वाह, तो टैक्स कैलकुलेट करवाओ, आओ आओ। अब ये आपका जो टैक्स होगा ना, ये अब मैं आपको भी करा देता हूँ, टेंशन क्या है? क्या बात कर दी, इधर ही हूं मैं, मुझे तो खुशी होगी बेटा। भाई इस पे टैक्स एट द रेट, अब रेट क्या होगा टेबल में देखना पड़ेगा ना, मैं अभी 10% वही करके दो, वो हाईएस्ट रेट होगा यार, फिक्स अमाउंट और प्लस हाईएस्ट रेट होगा। तो टोटल टैक्स निकालने के लिए फिक्स अमाउंट भी लोगे, फिक्स्ड अमाउंट भी आएगा, फिक्स्ड अमाउंट आएगा और एक्सीडिंग आएगा। बताओ मुझे जरा देख के, फिक्स्ड कितना है? 1610,000,000, एक्सीडिंग कितना है? 56 सैलरीड पर्सन है। सर जी सैलरीड है ये, सैलरीड बताओ ना। 6,10,000 पे होता है शायद। हाँ 6 फिक्स अमाउंट बता रहे हो आप? जी 6 वन 6,10,000 पे है। सही लिखा है मैंने, हो गया। एक्सीडिंग वाला रेट निकालो, सर 616 है 61 6 लाख 16 का पड़ेगा जी 6 लाख 16 बस यार, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं भी 14,63,000। यार 6 बिलियन बन गए वही ना मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्लास एंड ही कर रहा हूँ। 14,63,000 35% है बेटा, इस पे 35% है, 41 लाख करके जो बताओ, करके बताओ। 14,63,000। सही लिखा है मैंने? यस सर। नहीं लिखा है सही, मुझे 1 0 मिसिंग लग रहा है। नहीं सही लिखा है, बस सही लिखा है। टोटल टैक्स कितना हो गया? टोटल टैक्स हो गया, ये हो गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसको उठाया माइनस 1 माइनस टैक्स रेट क्या है? 35% माइनस करो, कितना हुआ? 0.65, ये है टैक्स ऑन टैक्स। बेटा नो। जो वो अगर एक बार में रेट बढ़े और अगली स्लैब में फिक्स रेट बढ़ जाए तो उस केस में बेटा जो अब अमाउंट जो है ना, इसकी बात कल करना मुझसे तुम, ठीक है? ये मैं कल बताऊंगा फिर आपको। हाँ पता चलता है, पता चलता है। अब देखो इसका जो टैक्स रेट है ना, वो जिस स्लैब पे है, अब सपोज वो जो ये ट्रिक वाली बात थी, अब आपको पता है कैसे पता चलता है कि मैं करंट स्लैब से कहीं निकल के अगले स्लैब में न चला जाऊं? तो पता है क्या करते हैं, उसका तरीका, टेक्निक क्या है? एक आप इनकम उठाओ और उसके पहले स्लैब का टैक्स देखो, ऐड करके देखो, ऐड करोगे ना, अगर लगेगा यार स्लैब चेंज हो रहा है, तो पता है क्या करो, उसको अगले स्लैब के हिसाब से करो। वही मैं कह रहा हूँ ना, कल टैक्स ऑन टैक्स का आपको 95% मैंने समझा दिया है, 5% के लिए आप बेशक कल। अच्छा भाई चलो, अब मुझे एक बात बताओ। वाह वाह वाह, सर नहीं बस अब मुझे भी जरूरत हो गई है भाई, मुझे नंबर 6 लाख भी मुझे नंबर दिख रहा है, क्या सही भी है कि नहीं है? चलो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, पहले काम हुआ आज पक्का? आर यू श्योर? सर पीछे ताकि मुझे एनर्जी मिलेगी, कल फिर आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। मैंने सर हाँ भाई, सर पीछे एक एडजस्टमेंट थी, उसमें 2 लाख लिया आपने कहाँ पे 2 लाख लिया है मैंने? केस में। कहाँ पे बेटा? सर जो पिछला सवाल था बाकिर वाला, उसमें क्या क्या किया मैंने? सर उसमें फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देनी? अरे नहीं 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 नहीं, रुको 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 बेटा, नहीं लेंगे ना, उसकी मैं वजह बता। आपका जिस सवाल के बारे में आप पूछ रहे हो वो ये था कि अगर एम्प्लॉई ने अपना घर अपने एम्प्लॉयर को रेंट पे दिया और एक तरफ 2 लाख रुपए की पेमेंट है और दूसरी तरफ जो है उसका 2.5 लाख फेयर मार्केट है, तो सैलरी के लिए बेटा हम ये नहीं देखते कि फेयर मार्केट क्या है, सैलरी के लिए देखते हैं कि अगर वो घर ना लेता तो कितने पैसे मिलते। वो 2 लाख रुपए दे रहा था कि चलो मैं तुमसे 2 लाख रुपए, तो उसका मतलब उसका जो है ना वो फेयर मार्केट नहीं लेंगे। और बात सर, इसके साथ एक और बात है, फर्ज किया
उसने उसको घर दे दिया, लेकिन कॉस्ट नहीं बताई, और बाद में पता चला कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ, अगर वो ये ना बताता कि ये घर कितने में उसने रेंट पे लिया है, ये ना बताता और उसका फेयर मार्केट बताता, फिर फेयर मार्केट लेंगे। कहने का मकसद क्या है कि अगर वो अमाउंट एक्चुअल बता रहा है कि कितने में रेंट लिया है तो एक्चुअल लेंगे, वो ना हो तो फेयर मार्केट लेंगे। फिर सर एक और बात है जरूर सर, ये जो टैक्स बोर्न बाय आखिर में लग रहा है तुम और मैं ही रह जाएंगे बस अकील। मिस्टर बिलाल की है। हाँ बेटा, सर ये इसमें मतलब अब एंड पे इसका सम अप क्या होगा, मतलब किसका? इसका रिजल्ट क्या है? ये जो बोर्न बाय एम्प्लॉयर है, एक पूरा जैसे ये देखो मैं बताता हूँ इसका सम अप क्या निकलेगा। ये देखो बेटा, इसका सम अप ये निकलेगा जो मैंने यहाँ पे इसमें रखा था ना, ये है इसकी समरी, ये निकलेगी। पता है क्या होगा? जो टैक्स अगर वो खुद देता तो कम होता, बॉर्न बाय एम्प्लॉयर की सूरत में वो बढ़ के ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है। होगा क्या इसमें, जब आप उसको ग्रॉस अप कर रहे हो ना, तो ग्रॉस अप होके जितना एम्प्लॉयर पे करेगा सैलरी में, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो करने के बजाय सिंगल स्टेप में हमें वो अमाउंट मिल जाती है जो एम्प्लॉयर पे करता करता आगे चल के जीरो तक पहुंचेगा। यानी कि चूंकि एम्प्लॉयर ने कहा है मैं टैक्स पे करूंगा तो वो बेनिफिट बन रहा है। इस फार्मूले के थ्रू हम सारे स्टेप्स को समराइज करके एक स्टेप में कर रहे हैं और वो सारा टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अब मुझे जरा इसको सेट करने दो और आप लोग जा सकते हो अपने अपने घरों को। सर ऐसे शो कर रहे हैं कि सिर्फ हम थक गए, लेकिन सर हमसे ज्यादा थक गए। हमसे ज्यादा। हाँ बेटा, आज सर इंसिस्ट भी नहीं कर रहे कि मैं बैठूं, पूछो मेरे से। ओ भाई, मेरी आपको अंदाजा नहीं है कंडीशन क्या थी, बस ये हिम्मत है बेटा आप बच्चों की वजह से, वरना कंडीशन जो थी ना मेरी बिल्कुल सही नहीं थी सुबह भी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, शीट सेव की हुई है मैंने, बल्कि एक काम करो अहमद, इसको शेयर कर लो, इसी शीट को शेयर करो ग्रुप पे एक्सेल में ही, और मुझे भी भेज दो, मैं फिर इसको साफ सुथरा करके ना थोड़ा सा और एडिशन करके और पीडीएफ कर दूंगा। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। कल मिलेंगे, कल 6 बजे। नहीं, रुको, कल आपने क्या करना है? हाँ, शाम को तो घर पे बैठ के आप अगले सारे सेशन सर शाम के होने चाहिए। सारे शाम के ही होंगे बेटा। अगर आप घर पे बैठे तो आपकी मर्जी है, लाइव इसी तरह होगा, माइक खुला हुआ होगा, आप भी बात कर सकते हो। मगर मुझे अब आप बताएं कल क्या करोगे? सेल्स टैक्स सर कल आप ये या थ्योरी वाला नहीं, सवालों के लिए, पास पेपर के लिए सेल्स टैक्स की जरूरत है? नहीं है? नहीं है, जरूरत तो है, जल्दी करा देना। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, कल जो है ना, देखिए मैं आपको मशवरा देता हूँ, जैसे बाकी आप कहो। इनकम टैक्स में एक सवाल थ्योरी के जो आते हैं ना, तो उसका थोड़ा डिफरेंट तरीका भी हो सकता है लिखने के लिए। तो अगर आप कहें तो मैं चंद वो सवाल जो कि एसेट के डिस्पोजल पे आते हैं, ठीक है, एसोसिएट पे अजीब से सवाल बना लेता है, तो टिपिकल से सवाल आपको शायद लिंक भी नहीं कर सकोगे कि ये कहाँ से पूछा, और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो वो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। सर उसके साथ ये लॉसेस और टैक्स क्रेडिट्स वगैरह लॉसेस करा दूं, एफटीआर लॉसेस के सवालात। चलें, एक मैं काम करता हूं, मैं सिलेक्टेड कुछ सवालात, वो तो कराया था ना मैंने, कल नहीं देखा तुमने? सर वो तो एफटीआर का पता चल गया सर, एक कैलकुलेशन में कराया था, कोई बात नहीं, 100 दफा। अच्छा चले, एक काम कर लें फिर, लेट मी थिंक एंड डिसाइड। मैं जाऊंगा रात और फिर वो प्लानिंग करूंगा, ठीक है, और फिर जो है आपको बताऊं। मगर 6 से 6:15 के दरमियान क्लास होगी, और उसके बाद एंड कब होगी? जब आप सर 10-12 बजे तक कर लें। 6 है ना, तो 7, 8, 9, 10 सही है। 10 बजे तक मैं आपको एग्जाम तक 10 बजे तक पक्का? सर ये एग्जाम तक होगा? हाँ, एग्जाम तक होगा। क्यों भाई? सर ये कल लॉसेस वाला करवा दे लाजमी, उसमें थोड़ा मैसेज, एक काम करो वकील, मेरे नंबर पे कोई ऐसा सवाल आप भेज दो जो तुम्हें नहीं आ रहा लॉसेस का समझ, वही करा दूंगा। एक जनरल पूरा ट्रीटमेंट बंदे को पता चल जाए, उसके बाद फिर आसानी होती। ठीक है बेटा, कल के लिए मुझे सोचने दो। आया कि मैं सेल्स टैक्स पे जा रहा हूँ, अगर मैं सेल्स टैक्स पे जाऊंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा आपको। क्यों? वो बच्चे कह रहे होते हैं यार सेल्स टैक्स इतना अच्छा पढ़ाया क्या मैंने? क्या बात है बागी,
बस छोड़ो फिर उसको, मैं इसको बाद में बच्चों को कराऊंगा। भाई जो सेल्स टैक्स के लिए मसला है ना, छोड़ो भाई, लड़ रहे हैं यहाँ पे, नहीं कराएं सेल्स टैक्स, नहीं कराता। हाँ सिनेरियो बेस्ड देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। अगर सेल्स टैक्स मैंने कराना है तुम आओ या ना आओ, लास्ट कराऊंगा जरूर उन बच्चों को जो कहते हैं हमें मशहूर आता है। चलो भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कल हम करते हैं इनकम टैक्स ही, उसके ऐसे सवाल करते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, और उसको मैं कुछ सिलेक्ट करके आता हूँ। आप भी मुझे लॉसेस है जो भी है सब ठीक है, टेंशन नहीं टैक्स है। क्रेडिट्स वगैरह और इस तरह सारे बेटा आप भी तो पास पेपर देखो ना यार, जो नहीं समझ आ रहे तो मुझे बताओ तो सही ना, क्योंकि मेरी सिलेक्शन पे जाओगे तो फिर मैं तो कहूंगा कि लंबे चलो, हाँ ना। सर हम सॉल्यूशन नहीं भेजूंगा, आपसे करवाऊंगा। नहीं हुआ, मैं आपको कल सुबह से तो जहाँ फंस रहे हो, सुबह से कह रही हो, कहाँ पे नहीं, क्या इधर क्लास में आके मैं आपको कह सर ये जैसे लॉसेस अभी बोली हो, चुप करके बैठी थी मैं, देखी सुबह से बोल रही थी, कैसे दिल में सर मैं बोल रही थी। 3 बार बोला है कि मैं वो क्वेश्चन कराएंगे। सर ये जैसे लॉसेस कौन जो से होता है, बेटा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन वगैरह, सिक्योरिटीज हाँ मुझे का। भेजो, मुझे भेजो, मैं जरा करा। अकील चलो बेटा, थैंक यू, कल बात करते हैं इस पे, ठीक है। 6:15 बजे तक, कल पूरा दिन भी है तुम लोगों के पास, मशवरे 2 भी देने हैं। अभी आपके पास जितना टाइम है 8-10 दिन है, 2 दफा पढ़ा दूंगा फिर, अगर आओ तो। अगर आओ तो, नहीं आओगे ना आओ सानू की, मैं तो बच्चों को पढ़ाऊंगा भाई, जो भी पढ़ने के लिए आएगा। चलो भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। सर जो लेटेस्ट टर्म का पेपर भेजा है ना